गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आलोक धन्नो द्वारा रचित पतंग कविता की संपूर्ण भावार्थ का अध्ययन करेंगे। पतंग कविता के कवि आलोक धन्नो के विषय में मैंने इससे पूर्व वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज मैं इस कविता के प्रथम भाग अर्ध कविता का भावार्थ प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अर्थात कवि ने यहाँ ऋतु परिवर्तन के समय को बड़े ही सरल शब्दों में आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया है। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। शीत ऋतु, शरद ऋतु आने वाली है और एक ऋतु वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है। कवि ने यहाँ सबसे तेज बौछारें गईं अर्थात तेज बारिश का समापन हो गया है, वह समाप्त हो गई है। भाद्रपद का माह जिसमें बारिश होती है खत्म हो गया है। उसका इस एक पंक्ति का दो कारण के द्वारा, दो वाक्यों द्वारा उसे संपादित किया कि सबसे तेज बौछारें खत्म हो गईं अर्थात वर्षा ऋतु खत्म हो गई, भादों गया यानी वर्षा ऋतु बिल्कुल समाप्त हो गई और सवेरा हुआ, शरद ऋतु आ गई है और शरद ऋतु में आकाश से धरती तक सर्वत्र प्रकाश दीप्यमान हो रहा है अर्थात उजाला ही उजाला हो गया। वर्षा ऋतु में पृथ्वी से लेकर आसमान तक थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा बादल से छाए रहते हैं, वो समय अब नहीं रहा। समय समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गए हैं दिन। अब यहाँ एक नवीन उपमा को प्रस्तुत करते हुए कवि आलोक धन्नो कहते हैं कि सवेरा कैसा है। बड़ी खूबसूरत उपमा उन्होंने दी बच्चों। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये एक सर्वथा नई उपमा, एक नए आलंकारिक रूप का उन्होंने सृजन किया कि सवेरा कैसा है शरद ऋतु के आगमन पर। उसका रंग खरगोश की आंखों के समान लाल है। सवेरे का रंग, शरद ऋतु के सवेरे का रंग खरगोश की आंखों के समान लाल आभा से युक्त है। उपमा अलंकार है। शरद आया, शरद ऋतु आ गई। कैसे आई? शरद आया जैसे कोई मनुष्य आ गया हो। मानवीकरण अलंकार के द्वारा कविता आगे बढ़ती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कई पुल अर्थात जब कोई ऋतु परिवर्तन होता है तो वो एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु जब आती है उसका नंबर 6 माह बाद आता है, 7 माह बाद आता है। उसी का वर्णन यानी अनेक पुलों को पार करते हुए, अनेक महीनों को पार करते हुए, अनेक बहुत लंबे समय को पार करते हुए, एक अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलते हुए उसका नंबर जब आता है उस माह का, तभी वो आता है। ऋतुएं भी अनायास नहीं आ जाती। इस प्रकृति का नियम बहुत कठिन है, इसमें गतिशीलता है। जिसका जब नंबर है वो तभी आता है, जिसका जब नंबर है वो तभी चला जाता है। उनके आगमन का, उनके प्रस्थान का समय निश्चित है। हम भी प्रकृति के पुत्र हैं, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा आगमन और प्रस्थान सुनिश्चित है, कब आना है और कब जाना है प्रकृति ने निश्चित कर रखा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। बहुत खूबसूरत उपमा आलोक धन्नो ने प्रस्तुत की कि अनेक पुलों को पार करते हुए लंबे समय के बाद शरद ऋतु आई और एक बच्चे की तरह वो आया अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। साइकिल चलाते हुए यानी तीव्र गति से वो आ रहा है। बड़े बच्चे में जिस प्रकार का उत्साह होता है नई साइकिल के, नए वाहन के आने पर, शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति में बड़ा उत्साह है। वह भी अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है।
घंटी बजाते हुए जोर जोर से। बहुत खूबसूरत प्रतीक और बिंबों का प्रयोग इस कविता की अपनी विशेषता है। शरद मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत है। अपने अनेक पुलों को पार करना भी मानवीकृत उपाय है, अर्थात गतिशीलता अनवरत विद्यमान है प्रकृति में। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए यहाँ भी एक गतिशील बिंब का प्रयोग किया गया है। अब एक नए बिंब को देखिए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ गतिशील बिंब के साथ श्रव्य बिंब का प्रयोग है, जिसमें कि हमें हमारे मस्तिष्क में जो चित्र बनता है उसमें दिखाई ही नहीं देता, उसमें सुनाई भी देती है आवाज़। तो जिस तरह से घंटी बजाते हुआ बालक आता है, साइकिल की घंटी बजाता हुआ बड़े उमंग और उत्साह के साथ, उसी प्रकार शरद ऋतु बड़े उमंग और उत्साह के साथ प्रवेश कर रही है सृष्टि पर। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे कैसे? फूल खिल रहे हैं, नव कलियां सृजित हो रही हैं, धरती हरी भरी है। वर्षा ऋतु के बाद स्वच्छ आसमान में खिली खिली धुले धुले पेड़ पौधे और विविध रंगों के खिले हुए फूल, मानो बच्चों के चमकीले इशारे हों। और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, एक दूसरे को जिस तरह बच्चे बुलाते हैं इशारों से, उसी तरह से प्रकृति में होते हुए परिवर्तन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। प्रकृति प्रकृति की सराहना करती है, प्रकृति प्रकृति को प्रोत्साहित करती है। एक कवि ने लिखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी एक कविता में लिखा है कि होने दो प्रतिबिंब विचुंबित लहरों में ही लहराना, लो मेरे तारों के गजरे निर्झर स्वर में यह गाना। कि यदि कोई प्रकृति की सुंदरता का मूल नहीं करे तो प्रकृति का ही दूसरा उपादान, दूसरा तत्व उसकी सुंदरता की सराहना करेगा। यदि तारों की कद्र कोई नहीं करता, राती के तारों की, तो समुद्र की लहरें उठकर उन्हें चूमना चाहेंगी और उनकी प्रशंसा करेंगी। यहाँ भी बच्चे एक दूसरे को चमकीले इशारों से बुलाएंगे, यानी एक फूल दूसरे फूल को खिलने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसी ऋतु आ रही है चमकीली चमकीली। आज देखो तो इधर फूल खिले हैं, कल देखो तो उधर खिले हैं। आज देखो तो इधर वृक्ष पुलकित हैं, कल देखो तो उधर भी पुलकित हैं। प्रकृति प्रकृति की संवाहक है, प्रकृति ही प्रकृति की प्रेरक है। बच्चों, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, बच्चे इस ऋतु में पतंग उड़ाते हैं और ऐसा लगता है कि आकाश इतना मृदु है, इतना कोमल है कि कोमल से पतंग, जिसका बहुत कोमल कागज है, बहुत कोमल कमजोर पतला धागा है, वो उस वातावरण में आराम से उड़ सकता है, क्योंकि उस कोमल आसमान को, इतने मुलायम आसमान को इतना मुलायम कागज छू सकता है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग का कागज दुनिया का सबसे पतला कागज, पतंग संसार की सबसे पतली वस्तु, सबसे हल्की वस्तु है। जब वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है, तो कवि की कल्पना है इस कविता के माध्यम से कि इस दुनिया का छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी आकाश की ऊंचाइयों को, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं से आसमान को देख सकता है, यानी ऊपर से ऊपर पहुंच सकता है, उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। प्रकृति की ऐसी कोशिश है कि दुनिया का सबसे पतला पतंग का कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की लकड़ी का सबसे पतला हिस्सा काटा जाता है, उसे गोल फ्रेम किया जाता है। पतंग के पीछे बच्चे का प्रयास रहता है कि वह उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। प्रकृति का प्रयास रहता है
शरद ऋतु इतनी मनभावन ऋतु है, वह बालकों में ऊर्जा का संचार करती है कि बच्चे पतंग के बहाने से सीटियां बजा सकें, किलकारियां मार सकें और तितलियों को, पतंग एक तितली के रूप में उड़ती है, छोटी सी दिखती है, मानो तितलियां हों, आकाश में उड़ सकें और बच्चे उससे उमंग और उत्साह प्राप्त कर सकें। ऊंचाइयों को छूती हुई प्रत्येक वस्तु को देखकर बच्चों का मन प्रेरणास्पद हो जाता है, उमंग और उत्साह से भर जाता है। यही भाव इस कविता में व्यक्त किया गया है कि प्रकृति पोषक है, हमारी संपोषक है, प्रेरक है, और शीत ऋतु बच्चों को उमंग और उत्साह का मौका देती है। पतंग एक माध्यम है, सबसे छोटी वस्तु, सबसे हल्का कागज, सबसे रंगीन वस्तु, सबसे पतली कमानी और सबसे छोटे संसार के वो बच्चे। उन आसमान की ऊंचाइयों को छूने की भरसक प्रयास और प्रेरणा देती है प्रकृति। इस कविता में अब हम यदि काव्य सौंदर्य को देखें तो इस कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उपमा अलंकार, शरद आया पुलों को पार करते हुए मानवीकरण अलंकार, घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब, चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब आदि बहुत सुंदर गतिशील दृश्य और स्पर्श बिंबों का प्रयोग किया गया है। सर्वथा नवीन उपमा यहाँ प्रस्तुत की गई और संसार की सबसे हल्की कवि का आशय है, सबसे पतली अर्थात तुच्छ से तुच्छ हम जिसे समझते हैं वह इंसान भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बल पर आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये सभी शब्द शक्ति अलंकार और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द और दृश्य और स्पर्श बिंब हैं उन्हें अंकित करूँगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का भाव समझ आए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।